हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का मतलब ये होता है रुकना, अर्थात रुकने वाला चिन्ह। विराम का अभिप्राय होता है रुकना। उच्चारण करते समय जो रुकने का हमें संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कुछ बातों को कहते हुए रुक जाते हैं, अर्थात वहाँ पर पूर्ण विराम लग जाता है। कुछ बातें उसके आगे बढ़ा देते हैं तो हम वहाँ कॉमा लगा देते हैं। तो जो चिन्ह हमें उच्चारण करते समय, बोलते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विशेष भाषा के स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिए, जब हम ऐसे कर देते हैं तो हम इसको कॉमा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमा। लेकिन ये हिंदी में क्या कहलाता है? अल्प विराम चिन्ह। बहुत बच्चे कॉमा जानते हैं, सब लोग कहते हैं कॉमा कॉमा कॉमा, लेकिन अल्प विराम चिन्ह वो हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं, तो जानना ज़रूरी भी होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच ये टॉपिक लेके आई हूँ। और कोर्स में भी है। तो अल्प विराम चिन्ह जो होता है उसको कॉमा कहते हैं। ये जो कॉमा होता है ये हिंदी का जब साक्षर पाठन करते हैं, हम पाठ पढ़ते हैं, जिस शब्द के बाद बहुत थोड़ा रुकना होता है वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब हो गया अर्ध विराम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमीकोलन, जिसका है कि ऊपर एक बिंदी है, नीचे कॉमा है, तो उसको अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं, सेमीकोलन। जहाँ पर पाठक को अल्प विराम की अपेक्षा, जैसे यहाँ अल्प विराम लेना पड़ा तो हम कॉमा लगा दिए, और जहाँ अर्ध विराम लेना होता है वहाँ पाठक को पढ़ते समय या लिखते समय थोड़ा सा अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय लिया जाता है। जैसे उसका है अल्प विराम का है कि गीता, सीता तथा राहुल पढ़ने गए थे, सीधे शब्दों में हम कॉमा लगाते जाएंगे। वहीं पर अगर अर्ध विराम की बात करें तो अयोध्या तो धार्मिक नगरी है ही, तो थोड़ा हम उससे ज़्यादा रुके, सीता गीता और राम की तरह नहीं कर दिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अयोध्या तो धार्मिक नगरी है ही, पर मथुरा भी आस्था से पूरी तरह क्या है? परिपूर्ण है। इसलिए थोड़ा सा अल्प विराम से जहाँ पर थोड़ा सा अधिक हम क्या लगाएंगे? टाइम लगाएंगे, वो अर्ध विराम कहलाता है, सेमीकोलन कहलाता है। अब है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? फुल स्टॉप, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ऐसे एक लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन, तो वो पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त होने का जहाँ क्या होता है? बोध होता है कि यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया है, वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है। जैसे मैं कहूँ कि क्लास 9th के बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, तो कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पर पूरा हो गया है, इसलिए वहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा? पूर्ण विराम चिन्ह लग जाएगा। इसमें देखें तो हम कहें क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th के बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर लिए हैं, तो वो हो जाएगा अल्प विराम। क्लास 9th के बाद लगेगा, क्लास 10th के बाद कॉमा लगेगा। अर्ध विराम जो है, अगर हम कहें कि क्लास 9th के बच्चे बहुत अच्छे हैं ही, पर 10th वाले और अच्छे हैं, तो वहाँ पर जहाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने का मतलब गलत है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जहाँ अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा वहाँ अर्ध विराम हो जाएगा। जहाँ चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी, समाप्त होती नज़र आएंगी, वहाँ पूर्ण विराम लगेगा। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम किसी चीज़ का क्या करते हैं? हर्ष, आश्चर्य, चिंता, शोक, घृणा आदि जहाँ पर मनोभाव परिलक्षित होते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे एक पॉइंट, एक बिंदी वहाँ पर लगता है। जैसे हमने किसी को देखा और कहा अरे आप आ गए, तो अरे के बाद क्या लग जाएगा? तुरंत विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि हम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे आप आ गए, और खुशी भी होती है इससे कि अरे आप आ गए, तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, इसलिए वहाँ पर लगा दिया।
चिंता, जैसे कहीं पर कुछ कोई चीज़ मान लिया दर्द होता रहे तो कहते हैं अरे राम, तो उसके बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, लेकिन वह चिंता वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो जहाँ पर हर्ष, आश्चर्य, चिंता, शोक, घृणा आदि मनोभाव परिलक्षित होते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है जब हम कहीं पर किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछने का भाव जहाँ पर प्रकट होता है वहाँ क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है चिन्ह। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव वहाँ ये ऐसे लग जाता है, ऐसे करके लगा देते हैं हम लोग। फिर होता है निर्देशक चिन्ह, जिसको डैश बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो डैश जो होता है जब किसी शब्द या वाक्यांश के संबंध में आगे की चिन्हों को हम क्या करते हैं, आगे को जोड़ने की आवश्यकता होती है जब हमें, तो हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पर डैश लगाते देते हैं। जैसे उसका उदाहरण कि जैसे पप्पू ने साफ कहा यदि गप्पू वहाँ पर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, या सीता ने कहा यदि गीता वहाँ पर आएगी तो वह वहाँ नहीं जाएगी। तो ऐसे चिन्हों को निर्देशित करने वाले चिन्हों में हम डैश का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह होता है जोड़ने वाला, योजक मतलब ये होता है जोड़ना, हाइफन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये छोटा सा, तो योजक चिन्हों का जो प्रयोग होता है वह समासिक पदों में आपसी योग के लिए, मैंने बताया ना योजक मतलब क्या होता है, जोड़, आपसी योग के लिए तो जोड़ना होता है। योजक चिन्ह मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। जैसे कहते हैं सीता और गीता बहनें हैं, तो सीता और गीता के बीच में हम छोटा सा ऐसे चिन्ह लगा देंगे जो कि क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा, हाइफन कहलाएगा। अब अगला आ जाता है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार से होते हैं, इसको हम छोटा कोष्टक कहते हैं, इसको मझला कोष्टक कहते हैं और इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं। इंग्लिश में सबको ब्रैकेट्स बोला जाता है, ब्रैकेट। तो कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को या दूसरी भाषा में शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे कबीरदास जी का जन्म काशी, तो काशी को हम लोग क्या कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। तो काशी को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कोष्टक में क्या लिख दिया गया, बनारस लिख दिया गया जब तो में हुआ था। तो कबीरदास जी का जन्म काशी, तो काशी बहुत लोगों को मान लिया ना पता रहे, तो उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम ब्रैकेट में क्या लिख दिए, बनारस लिख दिए। अब अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा। इसको भी इंग्लिश सब लोग जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। तो उद्धरण का प्रयोग जो होता है, इन्वर्टेड कामा का जो प्रयोग होता है वह किसी व्यक्ति के लेख या कथन को क्या करने के लिए, जैसे कि तैसे रखने के लिए किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम जहाँ शुरू होगा वहाँ हम ऐसे इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। फिर आज़ादी जहाँ ऐसे दूंगा होगा वहाँ पर हम उसको फुल स्टॉप करके ऐसे इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो जहाँ पर किसी की कही हुई बातें रहती हैं वो उसको उसी की तरह रखने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है कि लोप निर्देशक चिन्ह, साइन ऑफ क्या है, प्रेसाइज। वाक्य के बीच में जो रिक्त स्थान द्वारा इंगित कर किया जाता है, ये इसके मतलब कि रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को या इसे लोप निर्देशक, लोप मतलब क्या होता है, गायब। तो जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दी जाती है वहाँ पर ये साइन अक्सर आता है, अर्थात यहाँ की चीज़ें लोप हैं, गायब हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें कोई चिन्ह भरना है। जैसे आज ... में अवकाश है, तो हम उसमें विद्यालय लिख सकते हैं, कार्यालय लिख सकते हैं, ऑफिस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण मतलब होता है कॉलन डैश, अभी ऊपर हमने पढ़ा था सेमी कॉलन, अब आ गया विवरण चिन्ह, कॉलन डैश। किसी बात को जब विवरणात्मक रूप में हम लिखते हैं, एकदम बड़े रूप में लिखते हैं, तो यह विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अक्सर हेडिंग डालते हैं, जैसे हम लिख दिए प्रस्तावना,
प्रस्तावना लिखने के बाद हम प्रस्तावना में उसका डिटेल लिखते हैं, इसलिए ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया विवरण चिन्ह, जिसका नाम है कॉलन डैश इंग्लिश में। अब आ जाता है लाघव चिन्ह। लाघव मतलब ऐसे ज़ीरो। लाघव मतलब क्या होता है? ज़ीरो। अर्थात लाघव मतलब होता है साइन ऑफ समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है बेटा? संक्षेप। जो चीज़ों को संक्षेप हम कर देते हैं, छोटे में लिखना चाहते हैं तो हम उसके आगे ऐसे ज़ीरो लगा देते हैं ना। जैसे हम नंबर हमको कभी लिखना होता है तो हम उसके आगे ऐसे ज़ीरो लगा दिया जाता है तो नंबर हो जाता है। जैसे हम आजकल पढ़ाई की डिग्रियों में ऐसे लिख देते हैं BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म। मतलब शॉर्ट फॉर्म में जब कहीं लिखना होता है, समराइज़ करना होता है किसी चीज़ को, तब हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हंस पद या त्रुटि पूरक, जिसको हम कहते हैं डिट्टो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको हम डिट्टो कहते हैं। तो उस लिखते समय जब किसी वाक्य के बीच में कोई शब्द क्या हो जाता है? छूट हो जाता है। जैसे प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार थे। तो अब हम लिख दिए प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। हमको याद आया कि अरे प्रसिद्ध तो हम भूल गए, तो हम प्रसिद्ध क्या करेंगे? ऐसे प्रसिद्ध ऊपर लिख करके नीचे ऐसे हंस पद का क्या कर देंगे? प्रयोग कर देंगे। अर्थात यह हमारी जो त्रुटि है, प्रसिद्ध को हमने नहीं लिखा है, यह चिन्ह हमारी त्रुटि को क्या करता है? पूरा करता है। यह इंगित करता है कि ऊपर उस चीज़ों को हमने लिख दिया है, इससे हमारी त्रुटि क्या हो गई? पूरा हो गई। इतने हमारे क्या हैं बेटा? 13 हमारे विराम चिन्ह हैं। अगर आप लोगों को वीडियो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।